Best of luck for your MCQ based examination and God bless you also. Today we start for the answer sheet of the MCQ of our notes, not of your question paper. Start now. The first one is, which accounting standard is applicable for contingency and events occurring after the balance sheet date? When I explain you the unit for accounting standard, at that time I told you that there are three accounting standard to you, 4, 5 and 29. ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको है, 4, 5 और 29. तो ये आपको ध्यान में कैसे रखना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था. उसके अंदर आपको तीन ही स्टैंडर्ड है, एक कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एक नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, और तीसरा है दैट इज प्रोविजंस. तो ये पहला जो है वो सी से स्टार्ट होता है, दूसरा जो है वो एन से स्टार्ट होता है और तीसरा जो है वो पी से स्टार्ट होता है. और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीन ही है, 4, 5 और 29. तो सी पहले आता है, इसके लिए 4 इज एप्लीकेबल फॉर सी, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉर कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. उसके बाद एन आता है, तो ये तीन वर्ड ध्यान में रखना है, सी एन पी. एन आता है वो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम, तो उसके लिए 5 नंबर. और उसके बाद प्रोविजंस आता है, उसके लिए 29 नंबर, यानी कि 29 नंबर. सो व्हाट इज द आंसर? कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट्स ऑकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, यानी कि बी आंसर आएगा आपका. ओके. नेक्स्ट, which accounting standard is applicable for net profit or loss prior period items and changes in accounting policy? ये 4 हो गया, अभी ये 5 आएगा. which accounting standard is applicable for provisions? that is accounting standard 29, ए आंसर आएगा. which of the following statement is correct? ये नीचे के स्टेटमेंट्स जो दिए दो, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो फाइंड आउट करो. Firstly, you should read the sentence very carefully. Events occurring between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by the board of directors are adjusting events. Second sentence is given, events occurring between the balance sheet date and the date on which financial statements are approved by the board of directors are non-adjusting events. बस ये दो में डिफरेंस है. पहले स्टेटमेंट के अंदर वो बोल रहे हैं एडजस्टिंग इवेंट्स होती है और सेकंड में बोल रहे हैं वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होती है. द इवेंट्स विच ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी आर कॉल्ड एज द एडजस्टिंग इवेंट्स. यानी 31 मार्च के बाद जो इवेंट होती है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल करने से पहले अगर वो है तो उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं. तो बी इज योर आंसर. सो ओनली ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, एडजस्टिंग इवेंट्स आर क्या करते हैं अपन उसको? अकाउंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज बिलो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेवर कंसिडर नन ऑफ दीज. अभी इतने में देखा अपन ने, एडजस्टिंग इवेंट्स जो होती है अकाउंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज the books of accounts are not approved by the board of directors till we can make the adjustment in the financial statements. Now fifth one, non-adjusting events are just to disclose below the financial statement, यानी बी आंसर आएगा. यानी उसके लिए अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे डिस्क्लोज करना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट और लॉस for the period should comprise profit or loss from ordinary activities, extraordinary activity, change in accounting estimates, all of the above. What they ask to us, profit or loss for the period should comprise. Profit or loss for the period should comprise means the profit or loss only from the ordinary activities. जो ordinary activities से profit मिलता है उसको ही बोलते हैं profit or loss for the period. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज से मिलता है वो सेपरेट होता है, उसको अपन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ओनली इफ. अकाउंटिंग पॉलिसीमध्ये जर आपल्याला बदल करायचा असेल, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल
वी आर यूजिंग द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन. अपन डेप्रिसिएशन की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं. और अब अगर अपन चेंज करना चाहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, देन इट इज अलाइबल ओनली इन द 3 केसेस. सिर्फ 3 अगर अपन ने क्राइटेरिया कंप्लीट करे तो ही वो अपने को चेंज करते आता है. उसमें पहला, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टॅट्यूट, दिस इज करेक्ट. कायद्याप्रमाणे जर ते आपल्याला करायचं असेल तर. इफ इट इज रिक्वायर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये जरूरी होगा तो, या तो फिर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन करना है अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ही अपने को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड होता है. यानी ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है. इसके लिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेक्स्ट वन इज द इनकम और एक्सपेंस विच अराइज इन द करंट पीरियड. यानी कोई भी इनकम और एक्सपेंस वो करंट पीरियड में अराइज हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम. नेक्स्ट, फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी no provision should be made, only disclosure should be made. Both A and B, none of these. Only disclosure should be made. Why? Because it is not fixed what amount we have to pay, when we have to pay, and either in profit or in loss. So only disclosure should be made. We cannot make the provision. When probably it is possible that we have to pay some amount, देन ओनली वी कैन मेक द प्रोविजन. तभी अपन उसकी प्रोविजन कर सकते हैं. इसीलिए उसके नीचे बोला है प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स. प्रोविजन को अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. नेक्स्ट, फॉर कॉन्टिजेंट एसेट द आउटकम इज सर्टन, द आउटकम इज अनसर्टन. दिस इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. आउटकम अनसर्टन, ये आंसर आएगा, यानी कि बी आंसर आएगा. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल कौन से हैं? वी हैव गिवन द 3 एग्जाम्पल. इन्होंने 3 एग्जाम्पल अपने को यहाँ पर दिए. एक, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट, दिस इज करेक्ट. क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बात ही खत्म हो गई. जब 2 बराबर है तो ऑल ऑफ द अबव. इसका मतलब गारंटीज एंड काउंटर गारंटीज गिवन बाय कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. आप लोगों ने, मैंने कल ही भेज दिया था आपको पीडीएफ फाइल एमसीक्यू का, तो डेफिनेटली आपने कोशिश की होंगी. अभी आंसर चेक करो तो आपका मॉरल जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा. यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अपन एग्जाम के जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आ गई है अपनी बेस एग्जाम, उसके अंदर अपने को बराबर से करते आएगा. विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. अब ये तीनों में से कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल कौन से नहीं है? तो ये 3 तो है ही, ये चौथा नहीं है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोविजन, ये कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट वन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ऑफ. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कौन से नेचर का होता है? इट इज ऑफ अ कैपिटल नेचर. ये कभी भी कैपिटल नेचर का होता है. नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू. प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट अगर अपने को मिलता है तो वो अपन ने कहाँ ट्रांसफर करना है? इट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. वो अपन कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ऑफ revenue nature, because out of this we can declare the dividend. The revenue profit we can use for the purpose of distribution of the dividend. Post incorporation profit transfer to profit and loss account, वो profit and loss को ट्रांसफर होता है. Loss prior to incorporation is of capital nature. Prior to incorporation period का लॉस अगर आया तो वो भी कैपिटल नेचर का होता है. प्रॉफिट आया तो वो भी कैपिटल नेचर का होता है. ओनली डिफरेंस इज दैट प्रॉफिट अगर आया तो कैपिटल रिजर्व को जाता है, लॉस अगर आया तो गुडविल को ट्रांसफर करते हैं. तो अभी लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट. टाइम रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ. ये सब कौन से रेफरेंस में है, कौन से यूनिट के रेफरेंस के मतलब अपने एमसीक्यू है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है. टाइम रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ. टाइम रेशियो यानी काय का प्रोपोर्शन? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो टाइम रेशियो काय का प्रोपोर्शन है? प्री और पोस्ट दोनों का है, इसीलिए सी आंसर इज करेक्ट. डिस्काउंट अलाउड इज allocated in the sale ratio because it is related to the sale. All expenses or losses related to the sale must be
allocated in the sale ratio, वो sale ratio के अंदर distribute करना चाहिए. And the expense or loss which are based on the time are to be allocated in the time ratio, वो time ratio में distribute करना चाहिए. And the expenses which are entirely related to the companies, then it should be directly transferred to the post incorporation period, यानी कि वो आफ्टर पीरियड में अपने को बता देना चाहिए. इंटरेस्ट पेएबल ऑन परचेस कंसिडरेशन शुड बी अलोकेटेड इन इंटरेस्ट पेएबल ऑन पीसी, यानी कि इंटरेस्ट पेएबल टू वेंडर, ये भी हो सकता है. इंटरेस्ट पेएबल टू वेंडर हो या इंटरेस्ट पेएबल ऑन पीसी हो, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टाइम रेशो. वो टाइम रेशो में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Sun Limited was incorporated on 1st April 2020 to take over as from 1st January 2020 the existing business full stop है वो. The accounts were made up to 31st December 2020. Find out the time ratio. The ratio of pre-incorporation and post-incorporation period is called as the time ratio. उसको अपन time ratio बोलते हैं. अभी आप इसका time ratio निकालो. From the beginning of the year, that is 1 January 20 to the date of incorporation, that is 1st April 20, ये pre-incorporation period हो गया. That is of 3 months. साल में महीने कितने होते हैं? 12. 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 10. बराबर है क्या? 9. यानी ये रेशो 1:3 हो गया. तो दिस इज योर आंसर, दैट इज बी इज योर आंसर. यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम रेशो. अपने को टाइम रेशो फाइंड आउट करना चाहिए था. नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी अवेलेबल. वो अवेलेबल नहीं होता है. काय के लिए अवेलेबल नहीं होता है? फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. इट मीन दैट इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, इवन फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स. अपने को तो अपना मेन आंसर देखना चाहिए. इज नॉट अवेलेबल फॉर बोला है, तो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड. इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, उसको क्या करके ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिजर्व, नॉट सीक्रेट रिजर्व, नॉट जनरल रिजर्व एंड नॉट रेवेन्यू रिजर्व. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? अभी देखो उसके अपोजिट करके ये सेंटेंस पूछा हुआ है. तो कैपिटल रिजर्व, ओनली द रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड. इट मीन दैट अदर रिजर्व, इवन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स एसेट cannot be used for the purpose of distribution of the dividend. Only the revenue reserve can be utilized for the purpose of distribution of the dividend. The next one, Moon Limited was incorporated on 1st July 2020 to take over as from 1st April 2020 the existing business. The accounts were made up to 31st March 2021. तो अभी देखो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 जुलाई 20 को हुआ है. तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हो गए और ये 9 मंथ्स हो गए. यानी वापस फिर से द टाइम रेशियो इज 1:3. बी इज योर आंसर. फॉर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर फी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ. अभी इतने में मैंने आपको बताया, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल रेशियो. एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द टाइम और पीरियड are to be distributed in the time ratio, and expenses exclusively related to the company are to be allocated in the after period or to be right in the post incorporation period. So now director is exclusively related to the company. ये कंपनी से रिलेटेड है. इसके लिए प्रायर पीरियड में बताएंगे क्या पोस्ट पीरियड में बताएंगे? डेफिनेटली पोस्ट पीरियड में, यानी कि आफ्टर पीरियड में बताएंगे. प्रोविजंस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 68 to 70, 68 से लेके 70 तक. ये इसका आंसर है. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 68 से लेके तो 70 तक में जो प्रोविजन दी है उसके अंदर बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर विच कंडीशन परमिटेड एंड बायबैक ऑफ शेयर्स हाउ टू बी कैरिड ऑन इज गिवन इन द सेक्शन 68 to 70. An amount equal to revenue profit used for buyback of share
ट्रांसफर टू वन सेपरेट रिजर्व विच इज कॉल्ड एज द कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व, जिसको आपण शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, ज्याला आपण CRR असं म्हणत असतो. ॲज पर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज ॲक्ट 2013, कंपनी कॅन बायबॅक ऑफ इट शेअर्स, ओन शेअर्स आउट ऑफ रिजर्व विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. एग्जैक्टली इसमें से तो अपन बायबैक कर ही सकते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम अभी ये 2013 से अलाउड हो गया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी कर सकते हैं. अब 2 हो गए तो तीसरा भी रहेगा, यानी आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाउ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. नीचे से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. अभी फॉल्स हो वाला देखना. बायबैक मस्ट बी अथोराइज बाय आर्टिकल्स, दिस इज करेक्ट. अ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास, स्पेशल रिजोल्यूशन अपने को करना ही पड़ता है. शेयर मस्ट बी पार्टली पेड अप, जब बायबैक अपने को करना है तो वो शेयर जो है वो पार्टली पेड अप होना चाहिए, दिस इज फॉल्स. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी मेंटेन 2:1, ये तो करेक्ट ही है. 2:1 ये डेब्ट इक्विटी रेशियो की कंडीशन दी हुई है. नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक इन एनी ईयर dash of total paid up capital, that is 25% of the total paid up capital. Premium payable on buyback of share adjusted, security premium account, free reserve account, both A and B. तो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर एडजस्टेड, सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रायोरिटी से, सेकंड प्रायोरिटी में फ्री रिजर्व, इसके लिए बोथ A and B is correct. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, that is 25% of total outstanding equity shares, 25% of paid up capital and free reserve. ये दोनों कंडीशन तो एकदम बराबर है. और तीसरी कंडीशन है डेब्ट इक्विटी शुड बी 2:1. तो ये तीनों में जो कम आएगा वो इसके लिए डी आन्सर आएगा. लिस्ट ऑफ द अबाउ 3, या तिघांमध्ये जे कमी आहे तेवढेच मॅक्झिमम नंबर ऑफ शेअर्स आपण बॉट बॅक म्हणजे बायबॅक करू शकतो. इसमें तीनों में जो कम होंगे वो करेक्ट. जय कंपनी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, और सिक्योर्ड लोन दिया है 4 लाख. अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक बाय कंपनी एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर. तो पहले आपको डिसाइड करना है कि कितने आएंगे. तो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या बोली थी, देखो 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर. तो अपने इक्विटी शेयर कितने हैं, 8,000 के 25% यानी कि 2,000. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड इज दैट 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. तो ये दोनों बोले तो 16 लाख हो गए. 16 लाख के 25%, 16 लाख के 25% यानी 4 लाख, 4 लाख, और 40 रुपए का एक शेयर है. 40 से अपन इसको डिवाइड करेंगे यानी 10,000 आ गए. करेक्ट. उसके बाद तीसरी कंडीशन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए. यानी डेब्ट अगर आपकी 2 है यानी 4 है तो इक्विटी आपकी 1 होना चाहिए. यानी कि ये 4 लाख होना और ये 2 लाख होना चाहिए, है ना. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कम नहीं होना चाहिए. तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, आई थिंक दैट दीज आर द 80,000, ये 80,000 है. तो पहले अपना आ गया 20,000, बाद में आ गया 10,000, और डेब्ट इक्विटी रेशियो 4 लाख इज टू 2 लाख होना ही चाहिए, वो तो दिख ही रहा है. यानी वी कैन बाय बैक ओनली 10,000 इक्विटी शेयर्स. वंस अगेन, फर्स्ट वन इज दैट 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच यानी कि 8 लाख. तो 80,000 के 25% पहली कंडीशन 20,000 आ गया. सेकंड कंडीशन इज दैट 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. पेड ऑफ कैपिटल और फ्री रिजर्व की टोटल हो रही है 16 लाख. 16 लाख के 25% होते हैं 4 लाख, और अपन 40 के हिसाब से बाय बैक करेंगे तो 4 लाख को 40 से डिवाइड करना, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 10,000. डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 2:1. डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 से 1 नहीं होना. तो ये अपना लोन सिक्योर्ड जो है ये डेब्ट है, यानी कि ये अपनी लायबिलिटी है, तो ये 4 लाख है, यानी ये 2 है, तो अपना इक्विटी जो है वो 2 लाख होना चाहिए. तो इसका मतलब अगर अपन ने बायबैक कर भी दिया तो ये 2 लाख गए, तो 8 लाख में से 2 लाख गए तो 6 लाख बचने वाले हैं. इसके लिए ये दोनों कंडीशन में से एक, दैट इज 10,000. सो वी कैन बाय बैक ओनली 10,000 इक्विटी शेयर. वेन एवर इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट प्रीमियम,
द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेन एवर इक्विटी शेयर वुड बी बॉट बैक एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डेबिटेड टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. नो डाउट आप सोच रहे होगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट के समय पर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं. अभी अपन बॉट बैक ऑफ शेयर्स प्रीमियम से जब करेंगे तो किसको डेबिट करते हैं? तो वी आर डेबिटिंग टू द प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. At the time of buyback of share, if investment of rupees 2 lakh sold 20% more than the value, the profit or loss adjusted to 2 लाख के 20% मोर ज़्यादा से बेच रहे, यानी 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. तो अभी अपने पास 4 ऑप्शन दिए, इसमें 40,000 वाले ये 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, सी और डी. तो यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अगर रहा तो 40,000 प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Next one is on buyback of shares. Whenever final payment made to shareholder, which account is debited? Equity share buyback account is to be debited. तब अपन इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट को डेबिट करते हैं. गुडविल इज डिफाइंड एज इंटेंजिबल एसेट. गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं. द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स असेट्स ओवर एंड अबव सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज कॉल्ड गुडविल. तुम्हारी एसेट्स समझो 4 लाख रुपए की है और आप 40 लाख रुपए में आपका बिजनेस बेच रहे हो, तो 36 लाख रुपए आप ज़्यादा से बेच रहे हो, तो वो आपकी गुडविल होती है. अ फर्म्स गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय. और फर्म की गुडविल जो है वो नीचे में से कौन से कारण के कारण अफेक्ट नहीं होते? इज नॉट अफेक्टेड बाय. लोकेशन ऑफ द फर्म से अफेक्ट होती है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म से भी मतलब अफेक्ट होती है. उसके बाद बेटर कस्टमर सर्विस दो तो गुडविल अफेक्ट होती है. नन ऑफ द अबव. दिस इज द आंसर. वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड. मैंने उस समय पे बताया था कि अगर अपना प्रॉफिट ऐसा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 10,000 है, बाद में 30,000 है और बाद में 60,000 है, तो अपन ने इसको वेट देना चाहिए 1, 2 और 3, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है. कभी कभी डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, डिक्रीजिंग यानी अपोजिट, फिर उस समय पे 3, 2, 1 ऐसा भी अपन दे सकते हैं. 40,000, 20,000 अगर रहा तो ये डिक्रीजिंग वाला रहेगा और ये इंक्रीजिंग वाला रहेगा. अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, super profit divided by the rate of return, average profit divided by the rate of return. Under the capitalization method, the formula for calculating the goodwill is super profit multiplied by rate of return. नहीं है. average profit multiplied by rate of return नहीं. super profit divided by rate of return भी नहीं. ये आंसर है, average profit divided by rate of return. Next one, the total capital employed इन द कंपनी इज 8 लाख. कंपनी के अंदर अपन ने 8 लाख रुपए एम्प्लॉयड किए हैं. रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. उसका रीजनेबल रिटर्न 15% है. एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 12 लाख. 12 लाख रुपए उस साल का प्रॉफिट है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी. तो ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालना. ये 12 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.15 करना, 0.15 से उसको डिवाइड करना. कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, 12 लाख डिवाइडेड बाय divided by 0.15, it comes to 80 lakhs. अब ये क्या बोल रहे हैं? द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें से माइनस करना 8 लाख रुपीज़. ये माइनस करो. योर आंसर इज द 72 लाख रुपीज़. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, अ फर्म अर्न्स रुपीज़ 1 लाख. एक फर्म ने 1 लाख रुपए मिलाए. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका 10% है. द असेट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू रुपीज़ 11 लाख एंड लायबिलिटीज रुपीज़ 1 लाख. Find out the value of goodwill by capitalization of the average actual profit will be. Normal rate of return is 10% और 1 लाख. तो 1 लाख को
0.10 से डिवाइड करो, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, तो ये आ गए 10 lakhs। द फर्म अर्न rupees 1 lakh. The normal rate of return is 10%. The asset of the company amounted to rupees 11 lakh and the liabilities amounted to rupees 1 lakh. The value of goodwill by the capitalization of average profit will be 1 लाख को 10 पॉइंट से डिवाइड कर दिया तो कितना आ रहा है, बरोबर ये आ गए 10 lakhs। 10 लाख में से एसेट्स कितने की है, 12 लाख की है, और लाइबिलिटीज कितने की है, ये यहाँ पे करेक्शन करो, लाइबिलिटीज 2 लाख लो, तो 11 में से 2 गए, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 9 लाख। 9 लाख इसमें से आप माइनस करो, 10 लाखामधून 9 लाख गेले, युअर आन्सर इज रुपीज 1 लाख। ये 11 में से ये 2 माइनस करना है, 48 में करेक्शन करना थोड़ा सा। नेक्स्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्लूड्स लोकेशन ऑफ द बिजनेस, यस, रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, यस, skill in the management is yes, so all of the above, this is your answer. Factor which not affect the value of the goodwill, capital employed in the business, ये बाकी तीनों तो अफेक्ट करते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंक्लूड्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उस समय पर भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। रिस्ट्रक्चर करते हैं कंपनीज के केस में, यानी कि अमलगमेशन, एब्सॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन करना है उस समय पर भी, इसके लिए ऑल ऑफ द अबव। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंक्लूड नंबर ऑफ ईयर्स, परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मीन्स व्हाट, एवरेज प्रॉफिट विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट विथ पास्ट एडजस्टमेंट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी जो एवरेज प्रॉफिट अपने को मिला हुआ है, इट शुड बी मेंटेन इन द फ्यूचर एज इट इज, subject to any changes. If the expenses are required in future, then it should be deducted. If the expenses are not required in the future, then it should be added back. And if the incomes will be increased in the future, to be added, and the income will not increase, to be deducted. इसीलिए उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट विथ पास्ट एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट, इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मीन्स व्हाट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उसको बोलते हैं अपन सुपर प्रॉफिट। इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स व्हाट, रिलायबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ऑल फिक्स एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये सब बराबर है, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है रिलायबल वैल्यू। If we have given the reliable value, then it is to be considered. So B is the answer. ये B आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। अभी देखो ये रिलायबल वैल्यू 2 लाख वी हैव टू कंसिडर, 194 वी हैव नॉट टू कंसिडर, मशीनरी 1,70,000 वी हैव टू कंसिडर, देन फर्नीचर 5,000 वी हैव टू कंसिडर, रिलायबल वैल्यू लेना। Stock 45,000 we have to consider, and cash 20,000 we have to consider. These all are the assets. ये हो गए 4,40,000, इसमें से लाइबिलिटी 1 लाख गई, so our capital employed is 3,40,000. Profit earned for the past years 40,000, 46,000, 42,500, 52,500 and 59,000, इनकी सबकी टोटल करना। 40,000 प्लस 46,000 प्लस 42,500 प्लस 52,500 प्लस 59,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ईयर से उसको डिवाइड करना। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। इसमें से फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो 4 लाख के ऊपर 10%, 4 लाख पे 10% लेना, यानी कि 40,000, वो उसमें से माइनस करना, फिर जो आएगा इट इज़ अ सुपर प्रॉफिट। फिर ये सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स करना। कोशिश करता हूँ मैं भी, कैलकुलेटर का प्रॉब्लम है। 40,000
40,000 plus 46,000 plus 42,500 plus 52,500 plus 59,000 divided by 5 is equal to 2,40,000 आए थे ना, 2,40,000 divided by 5 is equal to 48,000. 48,000 में से 40,000 गए, 8,000 रहे. उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस. ये 46 सब अपन ने करें. ये 2,40,000 आ गए थे, उसको अपन ने 5 से डिवाइड किया, 48,000 आ गए. ये 10 से डिवाइड करा, 40,000 आ गए. ये 8,000 सुपर प्रॉफिट आ गया. सुपर प्रॉफिट 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 years करना. सो आवर आंसर इज ₹40,000. तो ये बी नंबर का है ना, इसमें चेंज करो, ये 40,000 लिखो. सो योर आंसर इज द बी. Next, need for valuation of share includes when 2 or more companies amalgamated, when purchaser acquires majority of shares, conversion of one class of share into another class. All of the above. सभी बातें हैं. 2 कंपनी का अमलगमेशन करना है तो शेयर की प्राइस लगेंगी. अगर मेजॉरिटी ऑफ शेयर परचेस करना है तो शेयर की प्राइस लगेंगी. 2 फाइनल हो गए तो अपना आंसर वही आएगा. मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों मेथड है. नेट एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड 1, 2 और 3, ये तीनों को तीनों बोलते हैं. नन ऑफ द वो बोल रहे वो, है ना. नेट एसेट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट बैकिंग मेथड, करेक्ट. इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, करेक्ट. ब्रेकअप वैल्यू मेथड, करेक्ट. तो ये यहाँ पर ऐसा होना, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर आएगा डी. इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर नेट एसेट मीन्स व्हाट, ये भी ऊपर भी हुआ था, वापस रिपीट हो गया. रियलाइजेशन वैल्यूज ऑफ टेंजिबल एंड रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. दिस इज द आंसर, रियलाइजेबल वैल्यू. विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर? इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड टू नो द yield from the share, so yield method is suitable. Expected rate of dividend calculated as profit available for equity shareholder divided by total paid up capital into 100. Profit available for all shareholder divided by total paid up capital multiplied by 100. Profit available for equity shareholder divided by total paid up capital into 100. ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है. None of these. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का एक्सपेक्टेड रेट अगर अपने को निकालना है तो अपने को यस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो अपने को लेना है. यानी कि ये लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, और ये भी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोल दिया है. तो थोड़ा सा यानी ये एम्बिग्यूटी है, लेकिन आंसर इसमें से ये भी आएगा, ए भी आएगा और सी भी आएगा. ऐसे 2 नहीं आएंगे, लेकिन आप आंसर ध्यान में रखो. नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी 3,20,000, बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट इज 6,80,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 3 लाख एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000. फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू पुट द टोटल 3,20,000 प्लस 6,80,000, so total is 10 lakh. Liability should be deducted, that is rupees 3 lakh. So 7 lakh rupees are remain with us divided by number of shares. 10,000 शेयर्स है. देखो ये 10,000 ही देखो, 10,000 से डिवाइड करना. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 है क्या? 1 लाख है. 1 लाख करो इनको, 1 लाख करो, 1 लाख से डिवाइड करो. 1 2 3 4 5, ये आ गया. ये आंसर आ गया आपका 70. ये 1 लाख है. नेक्स्ट, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स. द प्रॉफिट्स फॉर द 3 years 1,03,200, इनको टोटल करना, प्लस 1,04,000 प्लस 1,03,300, इनके पहले टोटल करना. फाइंड आउट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स.
चलो कैलकुलेटर निकालेंगे। 1,03,200 प्लस 1,04,000 प्लस 1,03,300 यानी कि 3,10,500 हो गए। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 1,03,200, 1,04,000 और 1,03,300। अभी ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती होंगी। 1,03,200 प्लस 1,03,200 प्लस 1,04,000 प्लस 1,03,300, ये हो गए 3,10,500। अब इसको अपने को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। डिवाइडेड बाय 3 आएगा 3 आएगा 3 0, 3 3 9, 3 5 15। ये आ गए 1,03,500। उसमें से 20% ट्रांसफर टू रिजर्व, इसके 20% रिजर्व को ट्रांसफर करना। 1,03,500 के 20% यू शुड ट्रांसफर, यानी कि 20,700 चले जाएंगे। बाकी का जो बचेगा वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि 82,800 आएगा, 82,200 आएगा। पहले ये एवरेज निकाला अपन ने। एवरेज निकाल के इसके 20% याच्या 20% ट्रान्सफर करायचे, इसके 20% 20,700 आते, वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो। फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय नेट एसेट मेथड, विच वैल्यूज ऑफ एसेट्स आर टू बी कंसिडर? प्रेजेंट मार्केट वैल्यूज आर टू बी कंसिडर, and whenever the present market values are not given, then you should consider the book value. ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर करने का कोई सवाल आता नहीं है। विच इज नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट के लिए कौन सी जो है वो मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं होती है। रिजर्व फंड इज नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी, इट इज द इनसाइड लाइबिलिटी। विच आर द लाइबिलिटीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट? डेप्रिसिएशन भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। द नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आप भी कर सकते हो। 25 लाख को 12,500 से डिवाइड करो तो मुझे लगता है 200 रुपये आएगा इसका आंसर, है ना, देख लेना। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 22,000, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 220, फाइंड आउट द टोटल नेट एसेट वैल्यू। टोटल नेट एसेट वैल्यू निकालो, ये 22,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 22,000 है और आंसर 220 आ रहा है। तो ये नेट एसेट कितनी है? क्योंकि नेट एसेट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अपन डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अपन डिवाइड करते हैं, तो जो अपने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ शेयर। तो अपने को ये और ये दिया है और ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ कितने आएंगे? तो देखो आप डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 22 लाख आएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है, करता हूँ। 22,000 इंटू 220, 48,40,000 आएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, इन कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स विच इज नॉट कंसिडर, क्या कंसिडर नहीं करते? बोथ ए एंड बी, दीज आर नॉट एसेट, ये दोनों भी कंसिडर नहीं करते। फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज 9.25 एंड मार्केट वैल्यू इज 10.35। इनका दोनों का एवरेज निकालना, यांचं दोघांचं एवरेज काढायचं। तो ये आ गए हैं 9.80 आ जाएगा। द रिवाइज शेड्यूल 3 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन से डेट से एप्लीकेबल हुआ है? 1/4/14 से एप्लीकेबल हुआ क्या? 1/4/13 से हुआ क्या? 1/4/15 से हुआ क्या? 1/4/56 से हुआ? तो 1/4/13 से हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड्स,
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट, यानी ये अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के बारे में पूछ रहे हैं अपने को। शेयर होल्डर फंड भी आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी आती है, करंट लाइबिलिटी भी आती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। एसेट ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ये सब के सब आएंगे। फिक्स एसेट इंक्लूड टेंजिबल इनटेंजिबल बोथ ए एंड बी। करंट एसेट इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिस्क्लोज अंडर द हेड reserve and surplus, share capital, other current liabilities, long term borrowings, that is share capital. Next, contingent liabilities are, ये ऊपर भी हुआ है अपना, that is all of the above. In memorandum of association, authorized capital disclose under the capital clause. memorandum of association में capital clause में दिया हुआ रहता है। assets are converted into cash within 12 months are current assets. Find out the profit and loss for the year. Other income 6,000. Revenue from operation is 24 lakh. Expenses 18 lakh 43,000. Provision for taxation 20,000. Depreciation 33,000. Very simple thing. Revenue from operation लेना, अपना कल फॉर्मेट देखा था ना अपन ने, उसमें अदर इनकम ऐड करना। ये हो गए 24 लाख 6,000 हो गए, उसमें से एक्सपेंसेस 18,43,000 लेस हो जाएंगे। बाद में 43,000 के बाद ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी लेस होने वाली है और डेप्रिसिएशन भी लेस होने वाला है, ये तीनों भी लेस करेंगे। 18,96,000 माइनस हो जाएंगे। $5,10,000, दिस इज द प्रॉफिट। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट वाले आइटम थे। क्लोजिंग स्टॉक इज 35,000 विच इज मोर बाय ₹5,000 देन ओपनिंग स्टॉक। परचेज 8,85,000। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बहुत अच्छा है। IMP ये देखो बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 है, जो ओपनिंग स्टॉक से 5,000 से ज़्यादा है, यानी ओपनिंग स्टॉक 30,000 है। ओपनिंग स्टॉक 30, परचेज 8,85,000, ये दोनों की टोटल करना तो ये आ गए 9,15,000। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक अपन लेस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दैट इज 8,80,000। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर बी कैलकुलेटेड बाय डैश डैश डिडक्टिंग फ्रॉम द पेड ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स पर भी डिविडेंड नहीं मिलता है और कॉल्स इन एरियर्स माइनस करते हैं। कॉल्स इन एडवांस का कोई सवाल ही नहीं आता। कॉल्स इन एडवांस पर भी नहीं मिलता है और कॉल्स इन एरियर्स पर भी नहीं मिलता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस अपन पेड ऑफ कैपिटल में से माइनस नहीं करते, वो सेपरेट लिखा हुआ रहता है। कॉल्स इन एरियर्स अपन माइनस करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज योर आंसर, डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, द रिवाइज शेड्यूल 3 पार्ट 1 रिलेट्स टू फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ रहता है। द रिवाइज शेड्यूल 3 पार्ट 2 रिलेट्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। विच वन इज नॉट डिस्क्लोज अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या नहीं बताते, ये बताते, ये बताते, ये भी बताते, ये नहीं बताते, ये लाइबिलिटी होती है अपनी। उसके बाद इन फाइनल अकाउंट्स कंपनीज, इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज अदर इनकम इंक्लूड्स, ये 1 2 3 तीनों भी आता है। देखो, इंटरेस्ट इनकम भी आता है, डिविडेंड इनकम भी आता है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसेट भी आता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आता है। दिस इज द आंसर। डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी टर्म एज चेंजेस इन इन्वेंटरीज। करंट एसेट इंक्लूड्स एक्सेप्ट, करंट एसेट में क्या नहीं आता है, इन्वेंटरी भी आती है, ट्रेड रिसीवेबल भी आता है, ये भी आता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं आती है। नेक्स्ट, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट मेंशन एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। द एप्रोप्रिएशन आर प्रेजेंटेड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट मेंशन एनी एप्रोप्रिएशन, दिस इज करेक्ट, और ये भी करेक्ट है, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच वन इज नॉट ऑब्जेक्टिव फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। दिस इज ऑब्जेक्टिव टू यूज द सरप्लस कैश लाइंग इन द बिजनेस, to reduce the excess share capital, to increase earning per share और to decrease number of share, ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। शेयर होल्डर फंड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव,
बहुत ईजी है. Who states that goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place? That is Lord Eldon state. Lord Eldon बोलता है which is not a depreciable asset. Land is always not a depreciable asset. Staff advance disclosed in the balance sheet under the head non-current asset, current assets, current liabilities, non-current liabilities, non-current assets. For profit prior to incorporation, rent and taxes are to be allocated in the time ratio. For profit prior to incorporation, time ratio means ratio of prior and after periods. Which one of the statement is a true? Post incorporation period starts from the date of business takeover to the date of incorporation. This is wrong. Pre incorporation period starts from the date of business taken over to the date of incorporation. This is correct. यानी B is our answer. B is your answer. रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड. रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? ये सभी आता है ना. डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन 2 पीरियड between 2 general meeting is called as the interim dividend. The portion of the authorized capital which can be called only on the liquidation of the company term as reserve capital. While computing net asset for the valuation of equity shares, the preference share capital will be to be deducted. है ना. The value of every share is printed in front of the share certificate. Such value is the market value of the share, face value of the share, book value of the share. Book value मतलब जो बैलेंस शीट में दी हुई रहती है. मार्केट वैल्यू जो होती है वो डिसाइड होती है. दिस इज द फेस वैल्यू. Which one statement is correct? Goodwill is an intangible and fictitious asset. Goodwill is an intangible but not a fictitious one. This is correct. B is correct. So your answer is a B. Capital employed is necessary for valuation of goodwill by. Capital employed is necessary for valuation of goodwill by. कौन से मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को ज़रूरी होता है? एन्युटी मेथड में ज़रूरी होता है क्या? नहीं. सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है? नहीं. कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अपने को ये ज़रूरी होता है. इज नेसेसरी फॉर, ये दोनों में ज़रूरी होता है. तो आप थोड़ा करेक्ट करो, ए और सी रहेगा, ध्यान में रखना. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नेसेसरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय ऑफकोर्स सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में अपने को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लगते रहता है और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी लगता है. यानी कि आंसर आपका ये आएगा, सी आएगा. उसी प्रकार यहाँ पर भी आप चेंज कर लो, बोथ ए एंड सी कर लो. तो फिर आंसर अपना डी आ जाएगा. इंटरेस्ट टू वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना. इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेस कंसिडरेशन वॉज पेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन. नो डिविडेंड इज पेएबल ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड एज वेल एज कॉल्स इन एरियर्स. यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि सी आंसर आएगा. Dividend which is not demanded by the shareholder is termed as unclaimed dividend. Bill discounted but not yet matured is contingent liability. Next, state whether the following statements are true or false. Surplus cash utilized by the company for buyback of shares to avoid dividend payment. ये true है. Capital reserve is a reserve available for distribution of dividend. ये false है. Dividend on equity share is payable only on dividend on preference share. Only on dividend on preference share is paid. ये भी true है. Gross profit is to be apportioned to pre and post incorporation period in the time ratio. ये false है, क्योंकि वो अपन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Gross profit is to be distributed in the sale ratio. Dividend payable on calls in advance. Never. Dividend is payable on calls in advance. False. The requirement of final accounts of companies are given in Schedule 3. The Schedule 3 prescribes the format of balance sheet in Part 1. The Schedule 2 prescribes the format of profit and loss in Part 2. Repeat हो गए. The amount payable within 12 months is called current liabilities. Schedule 3 requires to prepare profit and loss account in
वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट, ये भी IMP है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, वो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शोन in the statement of profit and loss account is revenue from operation. In statement of profit and loss, revenue from operation means sale of goods received from services, both A and B. Net asset method of valuation of share is also called as, ये तीनों भी है, रिपीट हो गया है। Long term liabilities include all of the above, which while computing net asset, premium on redemption of preference share कैपिटल विल बी डिडक्टेड, कमी करतात, माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने MCQ का भी वीडियो लेक्चर जो अपना बाकी था वो अपन ने यहाँ ले लिया है। कोरोना के पीरियड में आप सब लोगों ने मुझे बहुत साथ दी और आप सभी लोगों का मतलब मैं उस बात के लिए ऋणी हूँ, ऐसा भी बोला तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बराबर से पहले 3rd सेमिस्टर में तो बहुत स्टूडेंट ज्वाइन थे, 4th सेमिस्टर में इतने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं थे, वाट एवर में भी, लेकिन मैं जो फाइनेंशियल मेरे को डिफ़िकल्टीज थी रेवेन्यू इनकम की, वो आपने मेरी पूरी करके दी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब अपना 5th और 6th सेमिस्टर कैसा स्टार्ट होगा ये तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन मोस्टली 5th सेमिस्टर जो है वो तो शायद ऑनलाइन ही होगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन होंगी 100%, क्योंकि तब तक अपने 6 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि ये बात आएगी दिसंबर के अंदर की, तब तक अपने 6 मंथ्स जो है वो निकल जाएंगे। तो शायद 5th 6th सेमिस्टर तो 100% आपको क्लासरूम में ही देना है, ऐसा समझ के आप चलो। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आखिरी का सेंड ऑफ आपके साथ में क्यों होए तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी इच्छा है। TY BCom का सेंड ऑफ अपना साथ में रहे, इतने सालों से अपन साथ में रहे हैं, भगवान करें TY BCom अपना ऑफलाइन हो, यानी कि क्लासरूम में हो, तो अपने को सबको बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट लक फॉर यूर एग्जामिनेशन टू ऑल ऑफ यू, सभी को आपको बेस्ट लक देता हूँ। और मैंने मेरी पूरी कोशिश की है सब प्रकार के MCQ यहाँ ऐड करने की। 125 MCQ मैंने आपके यहाँ पर लिए हुए हैं, एटलीस्ट इसमें से 60 आएंगे, 60 में से आप एटलीस्ट 20 तो सॉल्व कर सकोगे, इसमें कोई शंका नहीं, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, बेस्ट लक, एकदम अच्छे से सॉल्व करना, और एग्ज़ाम होता है इसे बता देना आपको पेपर कैसा गया हुआ है। बाय 5th और 6th सेमिस्टर के लिए सेपरेट ग्रुप बनेगा। जब भी आपकी इच्छा होगी कि सर अपने को 5th और 6th सेमिस्टर पढ़ना है, तो पहले SY BCom के ग्रुप के ऊपर ही मैसेज कर देना कि सर अपने को पढ़ना है, मैं इमीडिएटली वो स्टार्ट कर सकता हूँ। बाय, सी यू।